हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है। गैमीट फॉर्मेशन हमने इससे पहले थोड़ा डिस्कस भी किया था, मियोसिस के थ्रू होती है मेनली। और जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं, जैसे कुछ प्लांट और एल्गल स्पीसीज है जो हैप्लॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उनमें आपकी जो मियोसिस है वो जायगोटिक फॉर्म में पाई जाती है और जो गैमीट है वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। आपने अपने घर के आसपास हमेशा मेंढक, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग, लिजर्ड और बर्ड, ऑब्जर्व भी किए होंगे, देखे भी होंगे। तो बारिश के सीजन में जो फ्रॉग होते हैं उनकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है। और आप अगर गर्मियों का टाइम देखें, मई का जो टाइम होता है, मई जून का जो टाइम होता है, उसमें आपको लिजर्ड के जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी सारे नंबर में दिखाई देते हैं। और साथ में जो बर्ड्स हैं उनका भी कुछ एग लेइंग नंबर क्या होता है, किसी किसी स्पीसीज का ज़्यादा होता है। आप इसको कैसे समझें कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में उनके हैबिटेट पर डिपेंड करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये पर्टिकुलर सीजन पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम बात करते हैं फ्रॉग की, फ्रॉग में जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली आप देखेंगे जो बारिश का सीजन होता है, जब मानसून आता है, इस टाइम इनमें रिप्रोडक्शन की फेज शुरू होती है। उस टाइम ये एग ले करते हैं। इनमें जो एग लेइंग है वो वाटर के अंदर ही होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और बाहरी क्या बनते हैं, एग फर्टिलाइज होते हैं और नए ऑर्गेनिज्म उसमें से बनने शुरू होते हैं। मेनली फ्रॉग में लार्वल फॉर्म पाई जाती है, टैडपोल लार्वा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लिजार्ड की। लिजार्ड के केस में देखें तो इसमें जो जेस्टेशन पीरियड है, मतलब एक जो फीमेल लिजार्ड है उसमें जेस्टेशन पीरियड मतलब कितने टाइम तक वो प्रेग्नेंट रहती है, वो 1 साल का है। तो इनमें भी रिप्रोडक्टिव फेज कब होती है, मई जून का जो सीजन होता है। हम हाउस लिजार्ड की बात करते हैं, अलग अलग स्पीसीज की बात नहीं करें, सिंपल जो हमारे घरों में छिपकली पाई जाती है, उस टाइम ये रिप्रोड्यूस करती हैं और उस टाइम ये एग भी ले करती हैं। मतलब जो भी फीमेल पिछले मई या जून के सीजन में क्या हुई थी, इन्होंने कंसीव किया था, वो जो प्रेग्नेंट थी वो इस टाइम क्या करेगी, एग ले करेंगी और अगले पीरियड के लिए क्या करेंगी, खुद को तैयार करेंगी। तो आप कभी भी अगर ऑब्जर्व करें तो जो छिपकली के अंडे हैं वो हमेशा या तो काफ़ी डार्क एरिया में मिलेंगे या कहीं पर किसी भी आपके कॉर्नर में जहाँ पर आप कभी साफ सफाई नहीं कर पाते, या आपकी बुक्स के पीछे या अखबार के पीछे, और अगर अनाज वगैरह रखा हो तो उसके आसपास की बोरियों में भी मिल जाते हैं। रीज़न क्या होता है, जो लिजर्ड होती है उसमें जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगी, वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करते। जैसे हमारे अंदर जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है वो मेनली क्रोमोसोमल है। जैसे अगर XX है तो फीमेल और XY है तो मेल। लेकिन जो भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने कितने टेम्परेचर पर एग ले किया है। सेम जैसे हम टर्टल की या टोर्टोइज वगैरह की बात करें तो इनमें अगर हाई टेम्परेचर पर एग ले किए जाते हैं, कि ऐसे एरिया में एग ले कर दिया जहाँ पर टेम्परेचर 30-31 के आसपास रहता है, तो सारे के सारे एग किस में चेंज हो जाएंगे, फीमेल में। और अगर उनको 28 से कम पे ले किया, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर लो किया, तो सारे एग किस में चेंज हो जाएंगे, मेल में। इसी वजह से ऐसा भी बोला जाता है कि जब भी आसपास एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर में चेंज होगा तो सबसे जल्दी इफेक्ट किन को होगा, आपके रेप्टाइल्स को। इसके अलावा इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इनमें टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है। तो इनमें एक एंजाइम है जैसे एरोमाटेज, ये जो एंजाइम है इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में चेंज कर देना। एस्ट्रोजन मेनली फेमाइन फीमेल हार्मोन है, ये कैसा है, मस्कुलाइन और मेल हार्मोन है। तो इसी वजह से जो रेप्टाइल्स हैं उनमें जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एरोमेटेज क्या होगा, एक्टिवेट होगा, टेस्टोस्टेरोन को किस में चेंज कर देगा, एस्ट्रोजन में चेंज कर देगा। तो एग जो होगा वो किस में डेवलप हो जाएगा, फीमेल में। इसी तरीके से अगर मान लो ऐसा सोचें कि ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना ही बहुत कम टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में मिक्स एग बनेंगे। कुछ एग कैसे होंगे, मेल वाले, कुछ एग कैसे होंगे, फीमेल ऑर्गेनिज्म के साथ। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स नॉर्मली जैसे आप पोल्ट्री फार्म वगैरह देखते हैं, मुर्गी फार्म जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर जो कैप्टिविटी में जो ब्रीडिंग होती है वो हमने इंड्यूस की है कि खुद ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन लेने के लिए, कि हमें एग की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा हम खाने में उसको यूज़ करते हैं, तो वो सीजनल नहीं है। सीजनल ब्रीडिंग जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो नॉर्मल, आप कोई भी बर्ड नेचुरल हैबिटेट में जब ऑब्जर्व करें, कैप्टिविटी में नहीं। कैप्टिविटी का मतलब आप उसको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका ब्रीडिंग सीजन नहीं है। ब्रीडिंग सीजन माना जाता है जो उसमें नेचुरली एग्जिस्ट करता है।
तो लगभग हर ऑर्गेनिज्म में, आपके जैसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स हैं, इवन मैमल, जो रिप्रोडक्टिव आपका सीजन माना जाता है वो माना जाता है जब कंडीशन क्या होती है, फेवरेबल होती है और उनके पास फूड या रिसोर्सेज क्या होते हैं, अच्छे अवेलेबल होते हैं। और जितना आप लोअर फॉर्म में जाओगे उतना ही एनवायरमेंटल कंडीशन का इफेक्ट सेक्सुअल प्रोडक्शन पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं प्राइमेट्स की और नॉन प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स आते हैं मेनली, जैसे आपको ऐसे सुना होगा कि मंकी है, एप्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, चिंपैंजी वगैरह है, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेट्स इंटेलिजेंट माने जाते हैं कि जिनका जो क्रेनियम होता है उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ब्रेन की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्राइमेट्स जो हैं उनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है कि इनमें जो देखने की पावर, मतलब ये किसी भी चीज़ के बारे में जो भी बिहेवियर शो करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं वो मेनली देख कर करते हैं। नॉन प्राइमेट जैसे काऊ है, शीप है, टाइगर है, ये सब आपके आते हैं नॉन प्राइमेट्स में। बाकी जो मैमल्स हैं ये मेनली इनमें जो पावर होती है वो स्मेल की पावर कंपेरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा। प्राइमेट्स में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स में होती है ईस्ट्रस, ओएस्ट्रस साइकिल मानी जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है ये ब्लीडिंग फेज होती है पर्टिकुलर फीमेल में पर्टिकुलर डेज के लिए। ईस्ट्रस साइकिल को हीट पीरियड बोला जाता है। ये जो होते हैं नॉन प्राइमेट्स मेनली सीजनल ब्रीडर होते हैं, मतलब इनमें कुछ पर्टिकुलर आपके ईयर में कुछ सीजन होता है, पर्टिकुलर मंथ होते हैं जिसमें ये ब्रीड करते हैं। और जो प्राइमेट्स होते हैं वो कंटिन्यूस ब्रीड करते हैं, वो पूरे ईयर में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में जो मेन डिफरेंस है वो क्रेनियल कैपेसिटी के बेसिस पर। इसके अलावा जैसे हम ऐसे बंद करते हैं तो हमारा जो ये वाला रीजन होता है इसके अपोजेबल थंब होता है, ये ग्रिप नॉन प्राइमेट्स में नहीं पाई जाती, ये ग्रिप पाई जाती है किसमें, प्राइमेट्स में। इवन आप बंदर को या चिंपैंजी को देखो तो वो भी इस टाइप से अपना हैंड जो है वो बंद कर सकते हैं। तो ये जो ग्रिप फॉर्मेशन है किसमें पाई जाती है, प्राइमेट्स में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की और ईस्ट्रस साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स के फंक्शन है, मतलब प्राइमेट्स की जो फीमेल है उनका एक फीचर है। उनमें मंथ के पर्टिकुलर टाइम में ब्लीडिंग फेज होती है, पर्टिकुलर टाइम में ओव्यूलेशन होता है, मेनली 14 या 15 डे को, जिस भी मतलब वो डिपेंड करता है कि फीमेल की साइकिल कितने डेज की, 28 डेज की है, 30 डेज की है। नॉन प्राइमेट्स में हीट पीरियड माना जाता है। होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंज अपीयर होते हैं वो बॉडी में रेगुलर चेंज के साथ होते हैं, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में एकदम से चेंज अपीयर होता है। मतलब जो भी फीमेल या मेल होंगे उस टाइम उनमें मेटिंग कॉल्स दी जाती हैं, उनकी बॉडी कलरेशन में चेंज हो सकता है, उनके जो टेस्टिस हैं उनके कलरेशन में चेंज हो जाता है। इसके अलावा उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। और जैसे ही ईस्ट्रस फेज खत्म होता है वो बिहेवियर भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो भी नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको कुछ पर्टिकुलर टाइम में बंद कर दिया जाता है। जैसे अभी का जो ये टाइम है, इस टाइम में जाता है जो आपके नेशनल पार्क वगैरह कुछ बंद होते हैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसमें बोला जाता है कि उनका ब्रीडिंग सीजन है। ब्रीडिंग सीजन मतलब उस टाइम उनकी ईस्ट्रस साइकिल क्या होंगी, चल रही होंगी। तो उस टाइम में ह्यूमन के इंटरफेरेंस से उनकी ब्रीडिंग में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से बंद रखे जाते हैं। तो ईस्ट्रस जो साइकिल है उसमें जो भी मेल होंगे उनका बिहेवियर ज़्यादा अग्रेसिव होगा और जो फीमेल होंगी उनका बिहेवियर कैसा होगा, थोड़ा रिसेप्टिव होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होती है, उनमें ऐसा बिहेवियर नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं होता, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी में चेंज होना अपीयर होते हैं, लेकिन इनमें जो चेंज है या जो बिहेवियरल चेंज है वो आप इजीली क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लीडिंग नहीं होती। आप आगे वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में तो उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ईस्ट्रस का हम उसके साथ ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं। ईस्ट्रस फेज में जो यूट्रस में लाइनिंग बनती है, अगर मान लो प्रेगनेंसी ना हो या फर्टिलाइजेशन ना हो तो अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन प्राइमेट्स में वो इरोड होके बाहर आ जाती है। सिर्फ ये डिफरेंस है मेंस्ट्रुअल ईस्ट्रस साइकिल में मेनली। और इसमें 4 फेजेस होते हैं, इसमें पर्टिकुलर 3 फेज होते हैं। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब होता है कि ओल्ड एज। ओल्ड एज हम किस टर्म में बोलते हैं, ओल्ड एज का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाए या फिर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हर ऑर्गेनिज्म में अगर वो पूरी एज कंप्लीट करता है तो उसमें जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम। और ये किस पर डिपेंड करती है, हॉर्मोन्स पर। और इसके अलावा ह्यूमंस में आप ऑब्जर्व करें तो ह्यूमंस में फीमेल में एक पर्टिकुलर एज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, 50 to 55, 45 तक भी वेरी कर सकता है।
मेनली 45 या 50 पढ़ते हैं। मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहती है, और जो ईस्ट्रस साइकिल है वो मेनली जब तक ये इनकी लाइफ रहती है तब तक हमें ईस्ट्रस साइकिल चलती रहती है। लेकिन इनमें भी फिर वही होता है, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है इनमें भी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है या रिसेप्शन की या परसीव करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साइनिसेंस को अगर आप रिप्रोडक्टिव टर्म में डिफाइन करना चाहें तो साइनिसेंस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म की वो फेज जब उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम या लगभग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साइनिसेंस के टाइम जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो भी उसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन फॉर्मेशन है, इसके अलावा जो गोनेड्स हैं उनमें एग या ओवा की और स्पर्म की जो डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सेनिसेंस या ओल्ड एज हर ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर एज के बाद अपीयर होती है, इसलिए हम पढ़ते हैं जुवेनाइल फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, ओल्ड एज। तो रिप्रोडक्टिव जो फेज है उसका जब एंड होना शुरू होता है कि जिसके बाद ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो सेनिसेंस की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी मानते हैं, और मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। किसके कंपेरेटिव में, एसेक्सुअल मोड के कंपेरेटिव में। तो सबसे पहले इसका मेन रीजन क्या है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन जब भी होता है तो ऑर्गेनिज्म को गैमीट फॉर्मेशन करनी होती है। गैमीट फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले है आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम सेक्सुअल मोड में क्या पढ़ते हैं कि एक मेल एक फीमेल, उनके गैमेट बनेंगे, आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, आगे ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस मतलब बनना, गैमेटो मतलब गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है। तो गैमेट फॉर्मेशन हम काफी बार पढ़ चुके हैं, हैप्लॉइड में माइटोसिस के थ्रू होगी, डिप्लॉइड में किसके थ्रू होगी, मियोसिस के थ्रू होगी। अब हम देखते हैं होमोगैमिट या हिट्रोगैमिट। होमोगैमिट का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसे, बिल्कुल वो एक जैसे दिखाई देते हैं, आप उनको मेल या फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। जैसे हमने फंगस के एग्जांपल में पढ़ा था, पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेन को लेते हैं, उसी तरीके से होमोगैमिट्स अगर एल्गी वगैरह में जैसे क्लैडोफोरा इन सब में जब पाए जाते हैं तो बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास वगैरह में देख सकते हैं कि उनमें जो गैमिट हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, आप उनको मेल या फीमेल गैमिट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इसको याद रखना चाहें तो होमो मीन्स सेम और गैमिट मीन्स गैमिट, तो आपके सेम टाइप के गैमिट जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल क्या है, सिमिलर, कि आपके सामने उन पर्टिकुलर गैमिट्स को रख दिया जाए माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो आप माइक्रोस्कोप में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसमें से मेल गैमिट कौन सा है और फीमेल गैमिट कौन सा है। अब हम बात करते हैं हीटेरोगैमिट की। हीट्रो मीन्स, हीट्रो जो टर्म है उसका मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट टाइप से होना। तो हीटेरोगैमिट वो होते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल आप मॉर्फोलॉजी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल गैमिट को। मतलब आपके सामने अगर माइक्रोस्कोप में स्लाइड में मेल या फीमेल गैमिट होंगे तो आप उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मेल गैमिट्स हैं, ये क्या है, फीमेल गैमिट्स हैं। मेनली मेल गैमिट जो होते हैं इस कंडीशन में, हीटेरोगैमिट में, इसमें तो दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, साइज सब कुछ सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी सब कुछ सिमिलर है। इसमें मेल गैमिट का जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है और जो फीमेल गैमिट होते हैं उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। अब ये रीजन क्या है कि हीटेरोगैमिट में मेनली आप कभी भी डायग्राम वगैरह में भी देखेंगे तो ऐसे मान लो ह्यूमन एग की बात करें तो ये ह्यूमन एग है और यहाँ पर ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, तो जो स्पर्म है वो एग के कंपेरेटिव में क्या होता है, स्मॉल साइज में होता है। तो इसका रीजन क्या है कि हीटेरोगैमिट जब भी बनते हैं तो जो फीमेल एग है या फीमेल ओवम है उसका साइज क्या होता है, ज्यादा, और मेल जो स्पर्म है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। रीजन ये है कि जब भी जाइगोट फॉर्मेशन होगी तो जाइगोट फॉर्मेशन के लिए एक तो क्या चाहिए कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, मेल गैमिट और फीमेल, मतलब मेल न्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में क्या करें, फ्यूज करें, और उसके बाद एन फ्यूज होके क्या बना ले, 2n। लेकिन सिर्फ आपकी सेल है उसको ग्रो करने के लिए सिर्फ जीनोम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीनोम के साथ क्या क्या होना चाहिए, वहां पे कुछ रिजर्व फूड भी होना चाहिए, कुछ आपके प्रोटीन्स भी होने चाहिए, आपके ऑर्गेनेली भी होने चाहिए। वो ऑर्गेनेली कौन प्रोवाइड करता है, फीमेल का एग। तो फूड प्रोवाइड करने की गारंटी या उसको आगे ग्रो करने के लिए, उसमें जब भी ग्रोथ होगी तो सेल डिवीजन होगा तो उस टाइम जो भी ग्रोथ फैक्टर चाहिए वो सब प्रोवाइड करने की गारंटी या आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है,
फीमेल गैमेट की होती है। तो फीमेल गैमेट का साइज हमेशा क्या होता है, ज़्यादा। मेल गैमेट का सिर्फ फंक्शन ये होता है कि वो सिर्फ अपना जीनोम प्रोवाइड करता है, कि अपना जो गैमेट में जो भी उसके न्यूक्लियाई में जीनोम है या जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ वो प्रोवाइड करता है, ताकि n+n फ्यूज होके क्या बनाए, 2n। पेरेंट का जो भी जीनोम है वो उसको मिक्स करके जब बनेगा तो जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अपने दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो करेगा, साथ में जीनोम की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लांट और एनिमल के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट में आपने टर्म सुनी होगी मोनोसियस और डायोसियस। तो मोनोसियस मीन्स होते हैं होमोथैलिक और डायोसियस का मतलब होते हैं हिट्रोथैलिक। होमो मीन्स सेम, थैलस मतलब जो भी स्ट्रक्चर माना जाता है प्लांट बॉडी का। तो होमोथैलस का मतलब होता है कि दोनों मेल और फीमेल एक ही थैलस पर हैं, सेम। जैसे होमो से याद रखें सेम, थैलस मतलब जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो, तो सेम थैलस पर दोनों क्या है, मेल और आपके फीमेल। हीट्रो मीन्स डिफरेंट, दोनों किस पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट थैलस पर हैं। तो होमोथैलिक जो वर्ड है उसी से क्या बना है आपका मोनोसियस, और इसी से क्या टर्म बनी है आपकी डायोसियस। तो होमोथैलिक का मतलब प्लांट कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। डायोसियस का मतलब क्या होगा आपका यूनिसेक्सुअल। ये टर्म आपके एग्जाम में बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल लिखकर नहीं देते, वो आपको मोनोसियस या डायोसियस लिखकर देते हैं। तो जब भी आपके सामने टर्म मोनोसियस या डायोसियस लिखी हो तो मोनो से आप याद रखें, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, मतलब दोनों एक सिंगल थैलस पर है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो होमो से याद रख लें चाहे मोनो से याद रख लें, मोनो और होमो को आपस में रिलेट करके याद रख लें। मोनोसियस कैसे हैं, होमोथैलिक। होमोथैलिक मतलब सेम थैलस पर है, सेम थैलस पर कौन है, मेल और फीमेल। हीट्रोथैलिक डायोसियस, डायो मीन्स होते हैं टू, तो मतलब दो अलग डिफरेंट डिफरेंट थैलस हैं, एक थैलस पर क्या पाया जाता है, मेल, एक थैलस पर क्या पाई जाती है, फीमेल। तो उसको हमको क्या बोला जाता है, हीट्रोथैलिक, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डायोसिस, या फिर क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल, अगर हम इसको और थोड़ी ब्रॉड टर्म में समझना चाहें। तो अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यूनिसेक्सुअल में अगर मान लो किसी पर सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, किसी भी प्लांट, उसको बोलेंगे पिस्टिलेट, और अगर किसी पर सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट। स्टेमन वर्ड यूज होता है मेल फ्लावर के लिए और आपका पिस्टिल वर्ड यूज होता है फीमेल फ्लावर के लिए। तो आप इसको हमेशा याद रखें, या फिर किसी भी तरीके से अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड याद करने का, उससे याद करने की कोशिश करें। सिंपल मेथड यही है, होमोथैलिक हीट्रोथैलिक टर्म को याद रखें, होमोथैलिक को मोनोसियस के साथ याद रख लें। अगर आप सिर्फ एक ये टर्म याद रख लें तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगी। याद रखेंगे होमोथैलिक मोनोसियस, मतलब होमो मीन्स सेम थैलस पर है, इससे ऑपोजिट क्या है, हीट्रोथैलिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, डायोसियस। होमोथैलिक सेम थैलस पर है, दोनों एक ही थैलस पर सेक्स ऑर्गन है, मतलब मेल और फीमेल, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल के बारे में। तो एनिमल्स में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें यूनिसेक्सुअल फॉर्म भी पाई जाती है और बाइसेक्सुअल फॉर्म भी पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाएंगे। आप इसको ऐसे समझें जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म में टेस्टिस और ओवरी दोनों पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या होते हैं, मेटिंग करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, इनके एग फर्टिलाइज होते हैं। लेकिन फिर भी इनमें इस टाइप का मोड रखना कि इसमें मेल गैमेट भी बनते हैं और फीमेल गैमेट भी बनते हैं, वो ये इंश्योर करता है कि अगर कंडीशन एक्सट्रीम है, इनके आसपास पार्टनर नहीं है या ये मेटिंग या क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, उस कंडीशन में इनके खुद के स्पर्म, इनके खुद के ओव क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे, उनकी जनरेशन आगे क्या रहे, मेंटेन रहे। ह्यूमन के केस में आपकी हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल फॉर्म में मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, बाकी मैमल्स में भी सब ऐसा ही पाया जाता है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है क्रोमोसोम के बेसिस पर कि क्रोमोसोम नंबर एग्जिस्ट करता है। तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो ह्यूमंस में कितना है, 46, और क्या हम कह सकते हैं 23 पेयर। नॉर्मली आप कभी भी देखेंगे जब आप उस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक आप अलग सा याद रखना चाहें तो एक आपका मुंडजैक डियर पाया जाता है, बार्किंग डियर की भी एक वैरायटी है, उसमें क्रोमोसोम सिर्फ कितने होते हैं, फीमेल में 6 क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
तो हम ऐसे सोचें कि इतना बड़े साइज का मेमर और उसमें सिर्फ कितने क्रोमोजोम है, 6 क्रोमोजोम है, तो क्या जेनेटिक मटेरियल कितने साइज में होगा या कितने उसके बेस पेयर प्रेजेंट है, क्या वो डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना होगा? ऐसा नहीं होता। बटरफ्लाई में कितने हैं, 300 क्या है क्रोमोजोम पेयर है, लेकिन फिर भी उसका साइज क्या है, बहुत छोटा। और डियर क्या है, मैमल है, क्रोमोजोम नंबर कितना है, 6। तो आप इसको आगे डिटेल में जब डीएनए मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं, तो आप उसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसको सी वैल्यू पैराडॉक्स के टर्म में समझा जाता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ये डिसाइड नहीं करता कि उसमें कितने टाइप के कैरेक्टर या वेरिएशन प्रेजेंट होंगे। तो जो आपका क्रोमोजोम नंबर है और उसके साथ ही ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो हमेशा कोइंसाइड नहीं करता। आप ऐसा समझें कि क्रोमोजोम नंबर ज़्यादा होगा उसी के बेसिस पर आपके ऑर्गेनिज्म का साइज होगा, ऐसा नहीं होता। आज हमने डिस्कस किया फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड में किस टाइप से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कैसे लिजर्ड में ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, बर्ड सीजनल होते हैं। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में हमने पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल और ईस्ट्रस साइकिल जो होती हैं वो कैसे डिफरेंट होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली प्राइमेट्स में पाई जाती है और ईस्ट्रस साइकिल आपके नॉन प्राइमेट्स फॉर्म में पाई जाती है। सेनेसेंस जो है वो फेज है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो जाती है, लगभग कम हो जाती है। आप मान सकते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो मेन इवेंट्स हैं प्री फर्टिलाइजेशन की, जैसे गैमेटोजेनेसिस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे प्लांट में एक ही थैलस पर अगर आपके मेल और फीमेल हो तो उनको क्या बोला जाएगा, डिफरेंट थैलस पर हो तो उन्हें क्या बोला जाएगा। साथ में आप एनिमल्स के टर्म में समझिए तो यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मोड क्या क्या है। बाइसेक्सुअल मोड किसी ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अलावा आप एक टर्म याद रखें, मियोसाइट एक टर्म यूज की जाती है जब भी आपके गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो वो सेल जिनके अंदर मियोसिस होता है उन सेल को मियोसाइट्स बोला जाता है, या फिर आपकी गैमेट मदर सेल बोला जाता है। तो आपसे वो कभी कभी पूछ सकते हैं कि गैमेट मदर सेल जो है उसमें क्रोमोजोम नंबर कितना होगा, मतलब उसमें क्रोमोजोम नंबर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सोमेटिक सेल है उतना होगा, या फिर आपके मियोसिस के बाद जो डिवीजन होता है उतना होगा। तो आप हमेशा याद रख लें मियोसिस किसमें होता है, गैमेट मदर सेल में होता है। तो गैमेट मदर सेल का नंबर एग्जैक्ट उसकी सोमेटिक सेल जैसा होगा। जैसे ऐसे समझे कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोजोम नंबर कितना है, 46। तो इसके अंदर जो भी गैमेट मदर सेल है या मियोसाइट है उसमें क्रोमोजोम नंबर कितना होगा, 46। इससे जो गैमेट बनेगा उसमें क्रोमोजोम नंबर कितने होंगे, 23। ये कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में कि गैमेट मदर सेल जो है उसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ होता है या एग्जैक्ट जो मेन बॉडी है उसी के जैसा होता है। तो उसमें एग्जैक्ट मेन बॉडी जैसा होता है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये सेल मियोसिस के अंदर जाती है और क्रोमोजोम नंबर उसका बाद में क्या हो जाता है, हाफ। तो उनसे जो सेल बनेंगे उनका क्रोमोजोम नंबर हाफ होगा, कभी भी मियोसाइट का क्रोमोजोम नंबर हाफ नहीं होता। इसको आप याद रखें। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।